कैसे क्लास 10th को एक जेन्युइन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और अजय बोर्ड्स में इतना अचीव करना है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। क्या भैया क्लास 10th ईजियर होगा या फिर हार्डर होगा? अच्छा, बहुत मोटिवेशन के साथ करता है, नई नई बुक्स खरीद लेगा, एक एक दो दो एक्सरसाइज लगा लेगा। अच्छा, कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टेप आपको गिवन होगा कि वो ज़्यादा बुक्स तुम खरीद रहे हो तो तुम। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप क्लास 10th में आ चुके होंगे यार। पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। क्लास 9th पास करके आप क्लास 10th में आ चुके हो और ये साल बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ साल होगा, जिसमें आपके एक सपने होंगे, आपके एक गोल होंगे कि मुझे बोर्ड्स में इतना अचीव करना है, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, रिजल्ट अपने रिलेटिव्स को भी दिखाना, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड महसूस कराना है कि मैं इतना रिजल्ट स्कोर करके लाया हूँ अपनी क्लास 10th बोर्ड्स में। तो देखो, हर साल बच्चे बहुत मोटिवेशन के साथ साल को शुरू करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है क्योंकि चीज़ें इतनी बहुत तेज़ी से समय बीतता है, इतनी चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं आगे कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता है। लेकिन हम ये गलती इस साल नहीं करने वाले। हम बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से इस साल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हुए, मैनेज करते हुए, मोस्टली समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे क्लास 10th को एक जेन्युइन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ के, अच्छे तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को समझ के आगे कैसे बढ़ सकते हैं और क्या क्या मटेरियल्स हमको फॉलो करना चाहिए जो क्लास 10th के लिए मोस्ट रिलेवेंट मटेरियल्स होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैं भैया कैसे स्टार्ट करूँ, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ यार, अगर क्लास 10th में हो, ठीक है, सिर्फ क्लास 10th में होने से नहीं होने वाला कुछ। आप क्लास 10th में हो और साथ ही साथ आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे बोर्ड्स में इतना अचीव करना है। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना क्लास 10th का गोल बताओ कि तुम कितना अचीव करने वाले हो, ठीक है। और ये ऐसे नहीं लिखना है कि मेरा गोल ये है, आप ये लिखोगे कि मैं इतना स्कोर करूँगा, है ना। जब ये बिलीव आपके अंदर खुद होगा तो आप उतना मोटिवेशन के साथ, उतनी एनर्जी के साथ उस तरीके से पढ़ाई करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं चीज़ें कि भैया क्लास 10th को स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले बहुत बड़ा सवाल आता है आपके मन में, क्या भैया क्लास 10th ईजियर होगा या फिर हार्डर होगा? तो देखो, यहाँ दो तरीके के बच्चे मैं लेके चलूँगा। एक होगा टाइप ए बच्चा, अब आप खुद बताओगे कि आप किस टाइप के हो। एक होगा टाइप बी बच्चा। टाइप बी बच्चा कौन है भैया? वो बच्चा है जो साल भर नहीं पढ़ता, लास्ट के टाइम में जाके पढ़ लेता है और पास होने की कोशिश करता है। टाइप ए बच्चा ये है जो कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से ही चीज़ों को पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते साथ साथ अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझता है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, पास तो तुम नो डाउट यार हो जाओगे। पास होना 33% लाना बहुत बड़ी बात नहीं, पास होने का कोई सेंस नहीं बन रहा। आप एक जो गोल देख रहे हो ना कि 95 प्लस, 98, 97, 96, ये जो एक टारगेट है ना, उसको अचीव करने के लिए टाइप ए वाले बच्चे ज़्यादा सक्षम होते हैं, ज़्यादा कैपेबल होते हैं। उनके लिए फिर ना ईजी है ना हार्डर है, वो अच्छे तरीके से एकदम मेंटेन करके चीज़ों को चलते हैं। तो टाइप ए कैटेगरी के वो बच्चे भैया जो स्टार्टिंग से मोटिवेशन के साथ एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे और अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रट्टा मार के आगे बढ़ रहे हैं, रट्टा मार के नहीं। लेकिन टाइप बी वाले बच्चे हैं जो बहुत ही इजीली चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है यार, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास गए कभी, क्लास नहीं गए कभी, कभी देख लिया, लास्ट टाइम में बस पढ़ लिया, काम हो गया, लास्ट टाइम में बस पढ़ लिया, प्रेशर में काम हो गया और वही टॉपिक्स पढ़ के चले गए जो एग्जाम में आया। लेकिन मेरे दिमाग में अगर आप पूछेंगे उस कॉन्सेप्ट से कुछ, तो वो नहीं है कुछ। तो अगर ऐसी पढ़ाई तुम करते हो तो प्लीज़ इस साल के लिए इस चीज़ को छोड़ दो, स्टार्टिंग से मेहनत करो, क्योंकि अब आप इसके बाद जो क्लासेस में जाओगे, क्लास 11th में, क्लास 12th में, ये आदत आपको बहुत पीछे कर देगी, बहुत ज़्यादा पीछे कर देगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें वो होती हैं ऐसी कि हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। ये एक स्मार्ट अप्रोच जरूर है, लेकिन इसके साथ भी वो स्मार्ट अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो कि आपने पूरे साल पढ़ाई की, लास्ट टाइम में वही एग्जैक्ट टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लो जो आपकी एग्जामिनेशंस में टू द पॉइंट आते हैं। तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन समझना बहुत बड़ी चीज़, आप उसको समझते हुए आगे बढ़ो, ये मैं आपको सजेशंस दूंगा। और रही बात ईजियर या टफ़र, तो ना ईजियर है ना ही टफ़र है। आप एवरेज लेवल पर इसको लेके चल सकते हो। अगर पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए ना ईजी भी नहीं होगा, टफ़र भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, आपको फील ही नहीं होगा कि बोर्ड्स था। लेकिन अगर तुम पढ़ते नहीं हो तो तुम्हारे लिए फिर टफ़र ही होने वाला है,
ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न समझना, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। हम आगे इस साल पूरे साल आपके साथ रहूंगा यार, और एक एक चीज़ों में मदद करते हुए चलूंगा। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ ना कि मैं स्टार्टिंग में बोला है कांस्टेंट मोटिवेशन। शुरुआत हर बच्चा बहुत मोटिवेशन के साथ करता है, नई नई बुक्स खरीद लेगा, एक एक दो दो एक्सरसाइज लगा लेगा, लेकिन जैसे जैसे एक दो महीने बीतेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर बुक्स को तुम कभी छुओगे नहीं, है ना। ये हमारे साथ भी हुआ था कि जब अप्रैल में पेपर हुआ था, अप्रैल के आसपास जब क्लासेस नई स्टार्ट हुई थी, नई नई एनसीईआरटी की बुक आई थी, नई नई जोश थी, नए नए स्कूल में जाते थे, जब टाइम मिलता था तब बैठ के एक्सरसाइज सॉल्व करते थे। लेकिन जैसे ही एक दो महीने बीते, गो थ्रू हुए उस चीज़ों के, फिर उसके बाद कभी एक्सरसाइज लग रही है नहीं लग रही है, चैप्टर खत्म हो गया स्कूल में, कोचिंग में चैप्टर खत्म हो गया, उस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, और ये मिस्टेक आपको हाफ ईयरली में भी नीचे गिराएगी, आपको एनुअल एग्जाम में भी नीचे गिराएगी, जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा तुमको नीचे गिराएगी, और एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील कराएगी। तो इस गलती को हमें नहीं करना है, हमें कांस्टेंट मोटिवेशन के साथ चलना है। और वो कांस्टेंट मोटिवेशन आएगा कहां से? तो उसके लिए पहले अपना एक गोल फिक्स कर लो कि भैया मुझे 95% प्लस लाना है, या 98, 90, 92। लेकिन जितना लार्जर गोल रखोगे उतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को भी दिमाग में रखना। अब मेहनत करने से कतराना मत यार, एक साल जम के पढ़ लो। ये 10th का जो कॉन्फिडेंस होगा 11th में तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। ये 10th की जो मेहनत है ना, वो 11th में बहुत कॉन्फिडेंस देंगी, बहुत अच्छे तरीके से तुम पढ़ाई कर पाओगे। अगली जो चीज़ आ जाती है वो क्या चीज़ आती है भैया? सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस भी तो पता होना चाहिए, उस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके सिलेबस को पहले डिकोड करते हैं। तो पेपर जो साइंस की, अगर पर्टिकुलर मैं भी साइंस के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे वीडियोज़ मैथ की भी आपको आगे मिलती चली जाएंगी, तो उसके लिए आप परेशान हो, ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है क्लास 10th की पढ़ाई में। और सिर्फ क्लास 10th ही नहीं आपको पढ़ाया जाएगा यार, अगर आप इस चैनल का इतिहास उठा के देखोगे, आपको 10th बोर्ड्स तो कराया ही गया है, साथ ही साथ प्री फाउंडेशन लेवल भी आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया गया। देखो जो कॉन्सेप्ट हम 10th तक पढ़ रहे हैं, क्यों ना बस उसी से रिलेटेड प्री फाउंडेशन भी साथ पढ़ते चले, तो वो चीज़ें आपको यहाँ बहुत अच्छे तरीके से मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। बहुत कॉम्पिटिटिव एरा आने वाला है, बहुत कॉम्पिटिटिव जर्नी आपकी आगे होने वाली है, तो हम आज ही से प्रिपेयर रहेंगे उस चीज़ के लिए। तो सिलेबस की बात करें तो आपके पास, अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 25 मार्क्स आपकी केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स आपकी बायोलॉजी प्रोसेस से पूछा जाएगा, और टोटल यहाँ 25 मार्क्स पूछा जाएगा आपकी किस टॉपिक से, दैट इज फिजिक्स से। और एक 5 नंबर का अलग सा चैप्टर आता है नेचुरल हिस्ट्री से, जो फ्री का नंबर देके जाता है, चैप्टर आएगा और एनवायरनमेंट, जिसमें हर साल वो फ्री का 5 नंबर फिक्स ही होता है, बस एक बार पढ़ लो तुरंत नंबर मिल जाएगा। तो टोटल जो थ्योरी का पेपर होने वाला है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, और 20 मार्क्स का आपका जो होने वाला है वो टोटल इंटरनल असेसमेंट, जिसमें क्लास की अटेंडेंस, प्रैक्टिकल वर्क्स, स्कूल की आपकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। और नो डाउट हर साल बच्चा वो 20 में से 20 ही स्कोर करता है या 19 ही स्कोर करता है, तो उसके लिए कभी परेशान मत होना, वो आराम से तुम पा जाओगे। जो तुम्हें मेहनत करनी है, जो तुम्हें पढ़ाई करनी है, वो इस 80 नंबर के लिए पढ़ाई करनी है कि मैं 80 में से 70 प्लस ले आऊँ, 80 में से 75 प्लस ले आऊँ। जितना तुम मैक्सिमम ला सकते हो उतना मैक्सिमम लाने की कोशिश करो यहाँ 80 मार्क्स में से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग टोटल कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, बट उससे पहले देखो 9 तक नहीं पता कैसे पढ़ के आए थे, 8 तक नहीं पता कैसे पढ़ के आए थे, लेकिन 10th में एक वर्ड आप सुनोगे, इस पूरे साल सुनते रहोगे, वर्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मतलब क्या भैया? ऐसी चीज़ जो आपको थ्योरी से नहीं आने वाली, ऐसी चीज़ जो जब तक आप उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक कॉम्पिटेंसी फील नहीं होगा। कॉम्पिटेंसी का मतलब समझ रहे हो? कॉम्पिटेटिव एरा से, कॉम्पिटेटिव टर्म से, कि आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले इस पूरे साल। आपको सीबीएसई इस तरीके से सैंपल पेपर देगा, इस तरीके से एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी मिलेंगी। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन होगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मतलब आपको क्वेश्चंस देख के ना तो लिखने के लिए रहेगा पूरी तरीके से थ्योरी, ना ही डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि पहले उन्हें पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रोसेस को समझना है, समझने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट मीन्स हर क्वेश्चन के पीछे कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्टेप आपको गिवन होगा कि वो चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तभी वो क्वेश्चंस लगेंगे। और यही कॉम्पिटेंसी का मेन मोटो है। पिछले साल 50% लगभग क्वेश्चंस जो थे, हर 2 में से एक सवाल जो था वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड था, तो इस साल भी वही सिलेबस पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आप देख सकते हो, जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन नॉलेज, आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, लगभग 46% रेशियो क्वेश्चन का होगा। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट, जो नॉलेज आप पढ़ के रखे हो उनकी एप्लीकेशन, उनकी थिंकिंग जो होगी वो 22% तक आपसे पूछा जाएगा। और फॉर्मूला या फिर उसकी एनालिसिस
एनालिसिस और इवैल्यूएशन जो होगा टोटल वो 32% होगा। इट मीन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा वो 100% चीजें होंगी। और किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें होगा, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी होंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी प्रैक्टिस हमें स्टार्टिंग से ही करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद इंटरनल चॉइस अप्रॉक्सीमेशन 33% विल बी प्रोवाइडेड। इट मीन्स आप हर 3 में से एक क्वेश्चन जो होगा आपका वो ऑप्शनल होने वाला है, कि हर 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल मिलने वाला है, ठीक है। तो परेशान होने वाला कोई बात नहीं है, हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हो गई बात सिलेबस की। अब एक एक करके पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में जो सबसे पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कुछ फिक्स टॉपिक्स आपके पास हैं, जैसे केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे एक सवाल हर साल आपको देखने को मिलता ही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ जाए या फिर हमारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो अगला टॉपिक होने वाला है इम्प्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत ही जनरल क्वेश्चंस। और उसमें भी कौन सा क्वेश्चन वो भी हम देख लेते हैं। उसमें भी आपकी डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन। और इस चैप्टर के लिए अगर मैं बात करूं तो यहीं पर आपको बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में आपको एक्टिविटीज़ मिलने वाली हैं भर भर के। वो एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर तुम एनसीईआरटी, अभी मटेरियल्स की भी बात करेंगे, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो जब आप एनसीईआरटी खरीदोगे ना, तो इस चैप्टर की आपको एक्टिविटीज़ बहुत ही प्यारे तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तुम पीवाईक्यूज किसी भी साल को उठा के देख लोगे, 1 से 2 सवाल तुम्हें मिलने ही वाला है। और वो भी सवाल कहाँ से होगा, तो एक्टिविटीज़ से होगा, ठीक है। अगला चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ जाता है बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो यहाँ पर जनरल प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए। और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है प्रिपरेशन ऑफ यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जितनी मैंने अंडरलाइन किया हुआ उतने टॉपिक्स से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब उन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कवर करते हुए आगे बढ़ना है, इसमें कोई मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप थोड़ी बहुत लैगिंग कर सकते हो। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, और यहाँ पर है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन चल जाएगा, बट ये 2 चीजें ऐसी है जिससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। इसके बाद कार्बन कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, हैलोजेंस दिस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से जब आप इसको अंडरलाइन करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारे। और यहाँ 2 टॉपिक और है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ओनली प्रॉपर्टीज, नॉट यूजेज। यूजेज नहीं पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी। और इससे एक सवाल 5 नंबर का हर साल आता है, देख लो। फिक्स टॉपिक्स हैं, 5 नंबर यही फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से सिलेबस हमारा है कि बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। और बायो के लिए सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर, टॉपिक्स कम दिख रहे हैं, चैप्टर वैसे बहुत बड़ा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, जिसमें से आपकी हेरिडिटी पूरी आई थिंक हटा दी गई, इवोल्यूशन ही यहाँ पर बचा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर है जो एक्सक्लूडेड, अच्छा इवोल्यूशन हटा दिया गया, हेरिडिटी बचा हुआ है, टॉपिक एक्सक्लूडेड। इवोल्यूशन का पूरा पूरा चैप्टर ही बेसिकली आप इसको सिर्फ हेरिडिटी बोल सकते हो, इवोल्यूशन हटा दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन और इस तरीके की चीज़ें, लेकिन डेरिवेशन किसी भी तरीके का नहीं आएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस पे काम करना है। लेकिन इस पे भी काम कहाँ करते हैं, तो इस पे काम करते हैं भैया, मिरर फार्मूला हो गया, उसका मैग्निफिकेशन हो गया। ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हमको कर लेनी है। और रिफ्रैक्शन वाले में जब आएंगे तो रिफ्रैक्शन में भी हम यहाँ पर डेरिवेशन, लेंस फार्मूला हो गया, इसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड है नहीं, और उसका मैग्निफिकेशन, इन दोनों चीज़ों का इंटर रिलेशन हमको अच्छे तरीके से पढ़ के तब आगे बढ़ना है, ठीक है। और फिर ह्यूमन आई भी इसी में है, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ आई एंड दियर करेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अच्छे तरीके से हमको करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये अगर आ गया तो फिर सवाल समझो कि तुम्हारा 5 नंबर का एक सवाल डन हो जाएगा, अगर ओम्स लॉ अच्छे तरीके से तुमने समझ लिया तो, ठीक है। इसके बाद रजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक। सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन आता है सवाल, इंपॉर्टेंट है, मिक्स करके आता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन पी, वी एंड आई आर, ये भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर सवाल आ सकता है,
ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आता ही आता है। फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल सोलेनॉइड, ये भी आपकी डायग्राम बेसिस पर थ्योरेटिकल चैप्टर है। पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, लेकिन अच्छे नंबर दे के जाता है। तो इस चैप्टर को स्टार मार्क भी कर लेना कि ये हमारे फिजिक्स का सबसे प्यारा चैप्टर होने वाला है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे डायरेक्ट करंट हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हो गया, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी हो गया। और ये इतने जो टॉपिक्स हैं नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी जब आप नई वाली डाउनलोड करोगे उसमें नहीं है, बट स्टिल ये आपके पेपर में आने वाले हैं, तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। ऐसे टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट फिर भी वो आपके पेपर में आएंगे, तो भैया कैसे पढ़ोगे वो अच्छे से पढ़ लेना, कहीं से भी ऑनलाइन सोर्स उठा लेना या फिर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात होगी। और एक जो 5 नंबर का 5 मार्क्स का एकमात्र चैप्टर जो 5 नंबर आपको देके जाएगा वो है आवर एनवायरनमेंट, जो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक्स है। कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं जो आपको फिक्स नंबर देके जाएंगे। अब देखो इस साल एक गलती मत करना कि तुम नंबर ऑफ मटेरियल्स पर अपनी रिलेवेंसी दिखा रहे हो, कभी एक बुक खरीद के लाए, कभी ये बुक खरीद के लाए, कभी ये बुक। इतने अगर ज़्यादा बुक्स तुम खरीद रहे हो तो तुम किसी भी लायक नहीं बचने वाले हो, क्योंकि हमें फिक्स नंबर ऑफ बुक्स को फॉलो करना है, टॉपिक्स फिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स फिक्स हैं। और एक भी बुक तुम उठा लेते हो जो कि थोड़ी रिलेवेंस हो, अच्छी हो, वो भी मैं बता दूंगा। बस अगर वो फॉलो करते जाते हो फिर तुम्हें कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से फिक्स हमें मटेरियल्स लगाने हैं, तो सबसे पहली जो आपके लिए भगवान होने वाली, भैया इस साल पूरे साल हमें इस चीज़ को भगवान मानते हुए पढ़ना है, सबसे पहली एनसीईआरटी। लेकिन इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से हो सकता है कि समझ में ना आए, क्योंकि बहुत थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, बहुत कम में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन वहाँ पे तो डायरेक्ट आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कोई भी एक वाईटी वीडियो हम उठा सकते हैं, कोई भी एक वाईटी वीडियो उठा सकते हैं, या फिर कोई भी आप एक्सटर्नल बुक ले सकते हो, कोई भी एक गाइड बुक ले सकते हो, कोई भी एक गाइड बुक ले सकते हो। जिसमें मैं साइंस के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप एस चंद खरीद सकते हो। एस चंद एक अच्छी बुक है, एस चंद पब्लिकेशन की एक अच्छी बुक है, जिसमें हम इस एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी मैंने टॉपिक उठाया, एनसीईआरटी से पढ़ा, फिर उसको या तो वाईटी वीडियोस क्लियर कर लिया, या तो मैंने एस चंद से पढ़ के अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। दोनों में से कोई सा भी एक काम मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ आपके पास एक और चीज़ होनी चाहिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि यहाँ से हर साल मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस डायरेक्ट आपकी एग्जाम्पलर से उठ के आते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो है क्या भैया, कि आपके पास सैम्पल पेपर की एक अच्छी खासी किताब होनी चाहिए, जो कि लास्ट में हम इसको हाफ ईयरली के आसपास खरीदेंगे सैम्पल पेपर की, जिसमें सबसे पहली चीज़ सीबीएसई हर साल आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करता है। ये सीबीएसई का डाउनलोडेड होना चाहिए, या फिर आप मार्केट से कोई सा भी एक खरीद सकते हो। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ जो बच जाती है वो है PYQs। और ये PYQs कैसे मिलेंगे, तो ये PYQs आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, या फिर सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सीबीएसई की वेबसाइट पर, इसके लिए बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सीबीएसई की वेबसाइट पर फ्री में ये सारी की सारी मटेरियल्स अवेलेबल है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, या फिर बुक्स भी खरीद सकते हो, या तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी की पूरी PDF दे दूंगा, जिस साल की कहोगे उस साल की। वो कमेंट बॉक्स में बताना किस साल की तुम्हें PDF चाहिए, प्रॉपर आपको वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इससे बाहर कोई मटेरियल तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है साइंस के लिए स्पेशली। अब हर साल देखो एक काम करना, तुम इस पूरे साल तुम ये ढूंढते रहोगे कि भैया के नोट से ले लूँ, दीदी के नोट से ले लूँ, पापा के नोट से ले लूँ, चाचा के, अंकल के, बुआ, जिसका भी तुम्हें नोट से लेना। ये चीज़ अगर तुम सोच के चल रहे हो ना कि किसी दूसरे के नोट से मेरा भला हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलती है। जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उस चैप्टर को अपने फॉर्मेट में, तुम्हें हिंदी में समझ में आता है, इंग्लिश में समझ में आता है, उर्दू में समझ में आता है, या मैथमेटिक्स, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, तुम्हें जिसमें भी समझ में आता हो उस लैंग्वेज में प्रॉपर उस नोट्स को लिखो। एक एक टॉपिक्स को अपने जिस तरीके से तुम समझ सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा, हाफ ईयरली आएगा, फुल एनुअल एग्जामिनेशन आएंगे, उसके जस्ट पहले वो रिवीजन के लिए बेस्ट मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि हमने उसमें अपनी पूरी नॉलेज को जिस तरीके से हमने सीखा था उस तरीके से लिख के रखा हुआ है। तो हर साल जब भी आप कोई चैप्टर, लेट सपोज मैंने पढ़ा चैप्टर नंबर 1, ठीक, चैप्टर नंबर 1 मैंने पढ़ा, ठीक। अब इस चैप्टर नंबर 1 के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एनसीईआरटी की रीडिंग लगाऊंगा, प्लस वाईटी वीडियोस देख लूँगा। और जब ये दो काम मैंने कर लिया, अब मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊंगा। किसको, और यहाँ एस चंद, तीनों को साथ में पैरेलली रख के
इन तीनों की कॉम्बिनेशन का एक फुल कंप्लीट नोट्स बनाओगे, जो तुम्हारा बेस्ट नोट्स होगा, बेस्ट मटेरियल होगा, ये बेस्ट होगा। ठीक, ये बेस्ट होगा। और इसमें कुछ ब्लैंक पेजेस भी छोड़ देना, जैसे चैप्टर 1 तुमने पढ़ लिया, 1-2 ब्लैंक पेजेस छोड़ दो। पूरे साल अब जब भी तुम उस चैप्टर को पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया ही पाओगे, उस पेज पर लिखते जाना। ठीक है, इससे देखो ये होगा कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हर एक चैप्टर को लेके, क्लेरिफिकेशन बहुत हर अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर का हो जाएगा और तुम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो जाओगे उस चैप्टर के लिए। तो इतना काम इस चीज़ के लिए करना है। और दूसरी चीज़, जब भी कोई चैप्टर तुम पढ़ते हो तो पूरी की पूरी NCERT तुम्हारी अच्छे तरीके से सॉल्व होनी चाहिए। उससे जितने भी हमारे PYQs आए हुए हैं वो PYQs अच्छे तरीके से तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए। जब ये 2 काम तुम कर लेते हो, और कोई भी अगर गाइड बुक लेके रखा है, तुमने गाइड बुक ले रखा है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस लगा लेना। जब इतने क्वेश्चंस तुम कर लेते हो तब जाके तुम्हारा वो चैप्टर वेल प्रिपेयर्ड है। और ऐसा मत करना कि मैंने थ्योरी पढ़ लिया, इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, अगला चैप्टर शुरू कर देता हूँ। ये कर रहे हो तो तुम उस चैप्टर को पढ़े ही नहीं हो, यही मान लेना, क्योंकि 10 दिन बाद 20 दिन बाद फिर से वो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नई हो जाएंगी जो तुम 20 दिन पहले पढ़ के आए थे। तो 20 दिन पहले जो चीज़ें पढ़े हो उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो तुम पढ़े हो उसको माइंड में फिक्स करने के लिए, स्टेबल करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वहाँ स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी है और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, और नोट्स मैंने यहाँ बता ही दिया कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाना है। अगर इसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए होगी तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो एक प्रॉपर वीडियो नोट्स के ऊपर भी मैं लेता आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी किसी तरीके का कोई भी डाउट हो सिलेबस से रिगार्डिंग, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।